Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Bell-Coleman air refrigeration system. So आज हम डिस्कस करेंगे Bell-Coleman air refrigeration system के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Air refrigeration system, in which air is used as the refrigerant to remove the heat from the refrigerated space and discharge this heat into the atmosphere. So basically जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो एज द रेफ्रिजरेंट एयर का इस्तेमाल करता है. जो एयर क्या करता है, जो भी हीट एब्सॉर्ब करता है उसको रिमूव कर देता है इनटू द एटमॉस्फेयर. इट वर्क्स ऑन बेल-कोलेमन साइकिल, यानी कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेल-कोलेमन साइकिल पे वर्क करता है. तो सिंपल आपको याद रखना है कि बेल-कोलेमन साइकिल में रेफ्रिजरेंट के तौर पे हम एयर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एज अ रेफ्रिजरेंट वी आर यूजिंग एयर. एंड एयर क्या करता है, जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है उसमें से हीट को रिमूव करता है एंड उसको डिस्चार्ज कर देता है एटमॉस्फेयर में. It consists of two isentropic process and two constant pressure process. यानी कि बेल-कोलेमन साइकिल में दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यानी कि जिसमें उसका जो एंट्रोपी होता है वो कांस्टेंट रहता है, एंड टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यानी कि दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है. सो यहाँ पे देखिए सिंपल लाइन डायग्राम है बेल-कोलेमन साइकिल का. सो यहाँ पे कंपोनेंट की अगर बात करें तो ये कंप्रेसर है, ये कूलर है, ये एक्सपांडर है और ये कोल्ड चैम्बर है. सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम. आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. Compressor draws air from the cold chamber and compresses it and then delivers air to the air cooler. So basically ये जो कंप्रेसर है वो एयर को ड्रॉन करता है फ्रॉम कोल्ड चैम्बर, यानी कि कोल्ड चैम्बर में से जो एयर आएगा वो कंप्रेसर लेगा और यहाँ पे कंप्रेसर क्या करेगा, उसी एयर को कंप्रेस करके डिलीवर कर देगा कूलर में. सो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1-2. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीवी डायग्राम है और ये 1-2 प्रोसेस है जो क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट. और यहाँ पे कंप्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ से इधर जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. सो 1-2 जो प्रोसेस है उसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहा जाएगा. यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो रहा है. और यहाँ पे TS डायग्राम में यानी कि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में भी आप देख सकते हो 1-2 प्रोसेस जो कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है. जैसा कि मैंने बोला आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन यानी कि आइसेंट्रोपिक जो होता है उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है. तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 का जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेस. अब कंप्रेसर जो होता है वो क्या करता है, जो हमारा एयर है उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा. Constant pressure cooling. The warm air from the compressor is cooled in an air cooler, reducing the temperature of air from T2 to T3. यानी कि जो भी यहाँ कंप्रेसर में से जो भी वार्म एयर आता है वो कूलर में क्या हो जाता है, कूल हो जाता है. यानी कि उसका टेम्परेचर सपोज यहाँ पे T2 है और यहाँ पे T3 है तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा T2 टू T3. ओके क्यों, क्योंकि यहाँ पे कूलर का काम कर रहा है और एयर को अगर हम वार्म एयर को कूलर में जाने देंगे तो वो कूल हो जाएगा. सो ओवर हियर यू कैन सी process 2-3 constant pressure cooling. That's why it is called constant pressure cooling. यहाँ पे constant pressure यानी कि P2 and P3 दोनों सेम है, राइट. और अगर हम TS डायग्राम में बात करें तो
T2 एंड T3 यहाँ पे देखिए कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंट्रोपी जो है वो रिड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, high pressure cooled air is then expanded isentropically in an expander reducing the temperature and pressure of air। अब यहाँ पे जो है जो कूल्ड एयर है वो अब जाएगा एक्सपांडर में। एक्सपांडर में क्या है कि यहाँ पे देखिए एक्सपांडेड आइसेंट्रोपिकली, आइसेंट्रोपिकली यानी यहाँ पे भी एंट्रोपी उसका कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है यानी कि उसका जो प्रेशर एंड टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा एयर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड होगा तो बेसिकली उसका प्रेशर भी कम होगा और उसका टेम्परेचर भी कम होगा। सो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन यहाँ पे देखिए प्रोसेस हमारा 3 to 4 पीवी डायग्राम में। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा है और वॉल्यूम जो है वो 3 to 4 इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर रिड्यूस होगा। उसी तरह से यहाँ पे टीएस डायग्राम में आप देखिए 3 to 4 जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक है। सो बेसिकली उसका जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहेगा यानी कि T3 एंड T4 यहाँ पे देखिए उसका जो एंट्रोपी का पॉइंट है वो सेम है। सो हम कह सकते हैं इसका 3 and 4 का एंट्रोपी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। During the expansion process work is done which is used to run the compressor। यानी कि यहाँ पे जो एक्सपांसन प्रोसेस होगा एक्सपांडर में वहाँ पे वर्क डन होता है यानी कि वर्क प्रोड्यूस होता है जिसका हम यूज करेंगे कंप्रेसर को रन करने के लिए। Since the work produced is not sufficient to drive the compressor, additional work is supplied by electric motor coupled to compressor। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो हम एक्सपांसन प्रोसेस के थ्रू हमें जो वर्क मिलता है वो हम यूज करते हैं कंप्रेसर को रन करने के लिए, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि हम उसको ड्राइव कर सके। इसलिए यहाँ पे एडिशनल वर्क हमें प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि हम यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक मोटर को यहाँ पे कंप्रेसर के साथ कपल किया है। सो एडिशनल वर्क हम प्रोवाइड करेंगे कंप्रेसर को रन करने के लिए यानी कि थोड़ा बहुत जो वर्क है वो यहाँ पे हमें मिलेगा लेकिन एडिशनल वर्क हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन, the low temperature air leaving the expander and then enters the cold chamber and absorbs heat from the refrigerated space। यानी कि यहाँ पे एक्सपांड हुआ यानी कि हमें उसका जो टेम्परेचर है वो लो हुआ। अब लो टेम्परेचर एयर जो है वो एक्सपांडर में से निकल के कहाँ पे जाएगा, कोल्ड चैम्बर में। अब यहाँ पे कोल्ड चैम्बर क्या करता है कि उसमें जो हीट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा यानी कि ये हमारा रेफ्रिजरेटेड स्पेस है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन यानी कि ये 4 to 1 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है यानी कि P4 इज इक्वल टू P1। उसी तरह से टीएस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये है T4 एंड T1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। The air coming out from the cold chamber again enters into the compressor and the cycle is repeated। यानी कि जो कोल्ड चैम्बर है उसमें से एयर जो है वो बाहर निकलेगी और उसको हमें कहाँ पे भेजना है, कंप्रेसर में भेजेंगे। फिर उसी तरह से सेम साइकिल है वो रिपीट होगी। एडवांटेजेस, the refrigerant used is air which is non-poisonous, cheap and freely available। यानी कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम एज अ रेफ्रिजरेंट एयर का इस्तेमाल करेंगे। वो एयर नॉन पॉइजनस यानी कि गैर विषैला यानी कि जहरीला नहीं है, चीप यानी कि सस्ता एंड फ्रीली अवेलेबल है। द सिस्टम इज हाईली रिलायबल यानी कि हमारा जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो हाईली रिलायबल है।
वेट ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज लो, यानी कि अगर हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयर का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो कम रहता है। कूल्ड एयर इज अवेलेबल एट हाई अल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई के ऊपर कूल्ड एयर अवेलेबल होती है। डिसएडवांटेजेस, COP of the system is very low compared with other refrigeration system, यानी कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो कम रहता है कंपेयर टू अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। लार्जर क्वांटिटी ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड, सो लार्जर साइज ऑफ कंप्रेसर एंड एक्सपांडर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या है, हमें विद द हेल्प ऑफ एयर रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर चाहिए हमें, जिसकी वजह से हमें उसका कंप्रेसर हम यूज करेंगे वो, एंड एक्सपांडर जो भी हम यूज करेंगे कंपोनेंट के तौर पे वो कैसी होना चाहिए, बड़ी साइज में होना चाहिए। There is danger of frosting at the expander as air contains water vapor. So यहाँ पे क्या होता है, एक्सपांडर में हम जो एयर भेजते हैं वो फ्रोस्टिंग हो जाता है क्योंकि उसमें वाटर वेपर होता है जो वन टाइप ऑफ डेंजर मतलब दिक्कत क्रिएट कर सकता है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.